हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल वाणी टॉक शो। आज हमारे बीच में है दिशा ओमरे मैम, जिन्होंने यूपी पीसीएस 2022 की परीक्षा में 43rd रैंक ला करके अपने माता पिता और अपने इंस्टीट्यूशन का नाम गौरवान्वित किया है। आइए उनके स्ट्रगल को जानने का प्रयास करते हैं और कैसे उन्होंने इस सफलता को पाया ये भी जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम दिशा उमरे है और मेरी स्कूलिंग प्रयागराज से हुई है, फ्रॉम सेंट एंथनीज कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। 2014 में मैंने इंटरमीडिएट पास किया, फिर उसी ईयर में बी एल एल बी ऑनर्स में एडमिशन ले लिया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि कंप्लीट हुआ 2019 में। और उसके बाद फिर मैंने एलएलएम परस्यू किया फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, और वो कंप्लीट हुआ 2021 में। 2021 में एक साल के लिए मैंने एज लॉ क्लर्क ट्रेनी भी ज्वाइन किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और उसके बाद मैंने 2-3 महीने एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में। उसके बाद फिर मेरा बीएचयू में एडमिशन हो गया था फॉर पीएचडी। सो फिर मैं यहाँ पे पीएचडी कर रही थी, मीन वाइल यहाँ सिलेक्शन हो गया। तो मैम, पीएचडी और जुडिशरी दोनों, क्या कभी आपको लगा नहीं कि पीएचडी और जुडिशरी दोनों आपस में एक तरह से क्लैश कर रही हैं या कहीं तैयारी में एक दिक्कत आ रही है, ऐसा कभी आपको महसूस हुआ क्या? ऐसा मुझे महसूस तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो मुझे सुपरवाइजर मिले वो बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने स्टार्टिंग में ही मुझसे पूछ लिया था, बेटा तुमको पीएचडी रिलीजियसली करना है कि यू वांट टू गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मैंने बोला ऐसा तो भी डिसाइडेड नहीं है, पर हाँ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएंगे तो दूंगी ज़रूर, मुझे पढ़ना तो है ही उसमें। तो उन्होंने हमेशा फ्रीडम दी कि आप पढ़ो, और बीएचयू में ज़्यादा वो नहीं होता है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं है अभी रिसर्च का, सिंस मेरा फर्स्ट ईयर था। जी। तो इस वजह से ज़्यादा वर्कलोड नहीं था, तो क्लैश कुछ नहीं हुआ। मेरी प्रिपरेशन आराम से चल रही थी, यहाँ का काम भी चल रहा था थोड़ा बहुत। मैम, जब भी कोई कैंडिडेट तैयारी करता है किसी भी एग्जाम की जिसमें 3 टियर्स होते हैं, जैसे यूपी पीसीएस में भी हमने देखा कि प्री, मेंस फिर इंटरव्यू होता है, तो मैम स्ट्रेटेजिकली आपने क्या स्ट्रेटेजी इसमें अपनाई थी? आपको क्या कठिनाइयाँ हुई, आपने उनको कैसे ओवरकम किया? प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तो मैंने आफ्टर नोटिफिकेशन करना स्टार्ट करी थी। जब नोटिफिकेशन आई उसके बाद मैंने एमसीक्यूज लगाने शुरू किए। पहले की भी पढ़ाई आपके काम आती है, वो कभी वेस्ट नहीं जाती। तो प्रीलिम्स की तैयारी तो मेरी बेसिकली 1 महीने की रही होगी। तो उसमें मैंने बेयर एक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़े, जो सब्जेक्ट्स आने थे बेयर एक्ट्स पढ़े और एमसीक्यूज लगाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व किए। जीएस पढ़ा, जीएस में बेसिकली मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा, क्योंकि स्टैटिक पढ़ने का टाइम ज़्यादा था नहीं। थोड़ा थोड़ा देखा था मैंने, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा देखा था, ज्योग्राफी थोड़ा सा देखा था। बाकी जीएस का सिलेबस पूरा बदल गया था, उसमें भी आधा लॉ हो गया था, तो जी जी। जो वो लॉ के 9 एक्ट्स थे वो अच्छे से किए थे मैंने। तो इस तरह से मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की है। मेंस की तैयारी, जो वो टाइम मिलता है आपको 2-3 महीने का प्रीलिम्स के बाद और मेंस के पहले, उसकी पढ़ाई से ज़्यादा मैं कहूँगी पहले की पढ़ाई काम आती है मेंस में हमेशा। मेंस की तैयारी आपकी हमेशा पहले से होती है, नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं होती है, क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो क्वेश्चंस आए थे इस बार मेंस में पैटर्न काफ़ी चेंज था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे पेपर नहीं था। तो उधर मुझे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी अटेम्प्ट करने पड़े जो मैंने ये 2-3 महीने में उनको टच भी नहीं किया था। तो वहाँ मेरी पढ़ाई काम आई कॉलेज टाइम की। तो हमेशा आप, अगर आपको यहाँ जुडिशरी में जाना है तो आप हमेशा अपनी जो फोकस है वो मेंस ओरिएंटेड रखिए, कि आपको कभी ना कभी आंसर्स लिखने पड़ेंगे। प्रीलिम्स की तैयारी 1-2 महीने में हो जाती है, मेंस की नहीं होती। उसके बाद मेंस जब क्वालिफाई हो गया तो इंटरव्यू के लिए एज सच मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, क्योंकि वहाँ जैसा कि बोलते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है। हाँ, नॉलेज भी आपकी पर्सनालिटी का ही पार्ट है। अगर आपने लॉ किया है और आपसे कोई बेसिक क्वेश्चन पूछे तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो आपको पर्सनालिटी का ही पार्ट होता है। पर इंटरव्यू के लिए मैंने ऐसा कोई डेफिनेट प्रिपरेशन नहीं करी थी। थोड़ा बहुत बेयर एक्ट्स देखे थे, जीएस जो करंट अफेयर्स चल रहा था वो थोड़ा देखा था। इस तरह से मैंने प्रिपरेशन करी थी अपनी। यूजुअली मैम हम देखते हैं कि लोग प्लान बी भी लेके चलते हैं, चूंकि आप जेआरएफ भी हैं, तो क्या आप एक ये भी एस्पेक्ट लेके चल रही थी कि जस्ट इन केस अगर रिजल्ट फेवर में नहीं होता है तो मेरे हम्म पास में एक अदर फील्ड भी है जिसको मैं एक्सप्लोर करूंगी?
प्लान बी क्या, मेरा तो ये था कि मुझे सब कुछ एक्सप्लोर करना था। तो मेरा कभी वन ट्रैक माइंड नहीं था कि मुझे जुडिशरी में ही जाना है। हाँ, एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी मुझे, पर मैंने एक्सप्लोर सब कुछ किया है। इसीलिए मैंने एलएलबी के बाद, अपने बीएलएलबी के बाद तुरंत एलएलएम किया, क्योंकि मुझे हायर स्टडीज़ में जाना था। मेरी जॉब लग जाती है, अभी भी लग गई, तभी मैं पीएचडी ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे नाम के आगे डॉक्टर चाहिए अपने। तो इसलिए मैंने कभी अपने रास्ते किसी भी फील्ड में बंद नहीं किए। मैंने मतलब लॉ क्लर्क ट्रेनिंग का आ गया था मेरे एलएलएम के बाद ही, तो फिर मैंने वो तुरंत ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद फिर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे कि मैंने बताया, शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में वहाँ भी पढ़ाया। फिर मैंने पीएचडी भी किया, क्योंकि किसी चीज़ की सर्टेनिटी तो है नहीं कि मुझे जॉब मिल ही जाएगी, मेरा जुडिशरी में हो ही जाएगा। तो हाँ, हमेशा प्लान बी सी डी तक थे मेरे प्लान्स। हाँ, तो था। मैम, आपको क्या क्या कठिनाई आई, स्ट्रगल आपका कैसा रहा, मतलब क्या ये एक ही बार में जैसे एक सफलता मिलना होता है, एक बार होता है कि आदमी फेलियर्स भी देखते हैं, आपने भी फेलियर्स कहीं ना कहीं देखे ही होंगे, तो उसको आपने कोप अप कैसे किया, आपका कोप अप मैकेनिज्म कैसा था उसमें? कोप अप मैकेनिज्म, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्ट्रगल वाला था, तो मुझे बाहर से जितना स्ट्रगल नहीं था, वो मेरे अंदर से स्ट्रगल आता था, जो स्ट्रगल के कॉजेस थे। सबसे पहले तो मेरा फेलियर का फियर था कि अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, तो पढ़ाई क्यों करूं, नहीं करते हैं तो कम से कम ये रेग्रेट नहीं रहेगा, पढ़ा था, पढ़ा होता तो हो गया होता, नहीं पढ़ा तो नहीं हुआ। पर फिर जब जुडिशरी की वैकेंसी आई, तो मैंने बोला एक ट्राई तो देना है, हो चाहे ना हो, कोई मुझे ये अभी आके बता दे कि नहीं होगा तुम्हारा, तब भी मैं पढ़ूंगी। तो आपको इंटरनल जो चीज़ें क्रिएट करती हैं आपका स्ट्रगल, उससे लड़ना ज़रूरी होता है। तो मेरे लिए बाहर उतना स्ट्रगल नहीं था जितना मेरे अंदर चल रहा था। फियर ऑफ फेलियर था, और भी चीज़ें थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकती, मुझे इतना नहीं आता है, लोग बहुत प्रिपरेशन करके बैठे हैं, मैंने प्रिपरेशन नहीं करी है सही से। तो एक अंडर कॉन्फिडेंस भी था। तो ये सारी चीज़ें थी, इसको धीरे धीरे खुद को बताते जाओ कि नहीं, करना है तो हो जाता है। मैम, इंटरव्यू के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जब आप वहाँ पहुँची, वहाँ पर कैसा माहौल था, कैसा बोर्ड का इंटरेक्शन रहा आपके साथ में, और वहाँ से जो एंट्री हुई फिर एग्जिट हुआ, थोड़ा सा वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ, तो जब मैं अंदर गई, जो पैनल होता है उनके पास आपके डिटेल्स होते हैं, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है। तो उन्होंने स्टार्ट ही इससे किया कि अच्छा, आपने 2020 में अपना लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और 2021 में आपने एलएलएम कंप्लीट किया है। तो उसके बाद क्या आप कहीं वर्क कर रही हैं, या आपने कहीं वर्क किया है? तो फिर तो मैंने बताया जहाँ मैंने वर्क किया था उसके बारे में बताया। फिर मैंने पीएचडी का बताया, तो उन्होंने पीएचडी से क्वेश्चंस पूछे। टॉपिक मेरा क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड है, फीमेल जूरिस्प्रूडेंस है बेसिकली। तो उनको उसमें इंटरेस्ट आया, तो उससे 4-5 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस थे, वन ऑफ द पैनल मेंबर्स, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा। उसके बाद उन्होंने फिर वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज में डिफरेंस पूछा। फिर उन्होंने इंजंक्शन की एक प्रॉब्लम बना के पूछा, यू आर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फिर एक प्रॉब्लम दी उन्होंने। फिर उन्होंने पूछा इसमें आप क्या करेंगी जी। और उसके बाद फिर उन्होंने पूछा लॉ कमीशन अगर आपसे रिकमेंडेशन मांगती है फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो 3 रिकमेंडेशन बताइए जो आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे। फिर एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा, आप रिसर्च कर रही हैं तो आप रिसर्च प्रपोजल के कंपोनेंट्स बताइए कि क्या क्या होते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने पूछा जुडिशियल रिसर्च और एकेडमिक रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटी होती है। और फिर क्वेश्चन मुझसे पूछा गया आर्टिकल 352, 356 और 360 के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजन। सो फिर वो बताया। फिर उन्होंने पूछा पार्लियामेंट क्या होता है जी, तो मैंने वो बताया। फिर उन्होंने पूछा अपर हाउस क्या होता है। ये लास्ट क्वेश्चन उन्होंने अपर हाउस का इसलिए पूछा क्योंकि पार्लियामेंट बताने में मैंने अपर हाउस में लोकसभा बोल दिया था। तो फिर उन्होंने करेक्ट करने के लिए मुझे व्हाट इज अपर हाउस, तो फिर मुझे याद है, फिर मैंने सॉरी बोल के अपना जवाब दिया। तो दिस वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस जी।
अच्छा एक्सपीरियंस था, काफी न्यू था, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल भी था। जी जी। मैम, एक स्ट्रेटजी कैंडिडेट लेके चलता है इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। हम्म। जैसा आपने बताया कि तैयारी हमेशा मीन्स ओरिएंटेड होनी चाहिए, हम्म। तो आपने सब्जेक्ट डिवीजन कैसे टाइम अलॉट किया था कि मेरे को इस सब्जेक्ट पे इतना देना है? क्योंकि कुछ ग्रे एरियाज भी रहते हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत नहीं बनते हैं, मगर इस बार हमने देखा जैसे कॉन्ट्रैक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, माइनर एक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए गए थे। तो क्या आपकी तैयारी इन सारे माइनर एक्ट्स में थी या आपने भी बस एक गो थ्रू किया था? मेरा हमेशा से ये था कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जैसे हमेशा हर जगह ये सुना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, उसी के अराउंड अपनी प्रिपरेशन रखिए। तो मेरा हमेशा से था कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सिर्फ पैटर्न देखना है कि कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कभी उस पे इस तरह डिपेंड नहीं हुआ कि इस साल कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा पूछे गए हैं, इस साल इससे ज़्यादा पूछे गए, क्योंकि यू कैन नेवर प्रेडिक्ट इन अन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जी। कि किधर कहाँ से क्या क्वेश्चंस आएंगे। शायद यही मेरे लिए फ्रूटफुल रहा, क्योंकि इधर पैटर्न बहुत बदला था। तो जो सब्जेक्ट्स थे वो मैंने प्रॉपरली पूरे पढ़े थे, जितने थे सारे पढ़े थे। एक आध छूट गए थे, जैसे टॉट मैं नहीं पढ़ पाई थी और मैं टीपीए नहीं पढ़ पाई थी। ये दो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाई थी, टाइम कम पड़ गया था मुझे। बाकी जितने सब्जेक्ट्स थे तो मैंने उसमें एरियाज नहीं देखे थे कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जितना पढ़ा था पूरा पढ़ा था, जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े थे। पर वहाँ जाके ऐसा हुआ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए थे जिनका मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने क्वेश्चन एट लास्ट टीपीए और टॉट से किए, जी। इसीलिए मैंने बोला कि काम आती है आपकी पहले की पढ़ाई। जी। हाँ, तो इस मेरी स्ट्रैटेजी का फुल वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, पर जो मेरी सिंपल छोटे में मैं बता सकती हूँ स्ट्रैटेजी जो प्रीलिम्स की थी वो मैंने बता दी। मेंस में मैंने जो पढ़ा पूरा पढ़ा, जी। जो सब्जेक्ट्स टच किए वो पूरे पूरे किए। मैंने उनमें एरियाज नहीं ढूंढे कि यहाँ से वहाँ से। और लोकल लॉ पे मैंने काफ़ी फोकस किया, क्योंकि लोकल लॉ सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है जी। मेंस में। तो वो मैंने अच्छे से पढ़ा था। तो मैम, एट द एंड लोग अपनी सफलता के क्रेडिट या श्रेय कहीं ना कहीं अपने लोगों को देते हैं। आपकी पूरी तैयारी में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? सबसे ज़्यादा योगदान तो मेरे फादर का ही रहा जी। है। बचपन से लेके आज तक जो भी कुछ मैं कर पाई हूँ, जो भी कुछ मैं आगे कर पाऊंगी, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माय फादर। कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल्स, जी। तो उन्होंने हमेशा मुझे वही लीड बाय एग्जाम्पल, ही हैज लेड मी बाय हिज एग्जाम्पल्स एंड हिज लाइफ। उन्होंने कभी मुझे कुछ मोटिवेशनल कुछ नहीं बोला, वो जिस तरह से लाइफ लीड करते हैं वही मेरे लिए एक मोटिवेशन है। और सेकंड मैं तो और भी बहुत सारे नाम है जो मैं लेना चाहती हूँ, सारे तो पॉसिबल नहीं है। पर अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड मिस्टर आकाश किशोर, उसने मुझे हर स्टेज पे ऑफ दिस एग्जाम हेल्प करी विद आंसर राइटिंग्स, विद लेटेस्ट जजमेंट्स। फिर निखिल सर ने यहाँ मुझे सेटअप, एक ही साल हुआ है मुझे बनारस में आए हुए, यहीं से मैंने प्रिपरेशन करी है। तो यहाँ मेरा सेटअप करने में निखिल सर ने बहुत हेल्प करी। फिर सचिन सर ने मुझे मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन होता था, जैसे सीआरपीसी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जी। तो मैं उनसे तुरंत फोन करके पूछती थी, वो उन्होंने मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। श्रुति मैम ने मुझे मेंस में काफ़ी हेल्प करी है। निमिष हो गया, निमिष ने मुझे एम्बिशन के बैरक्स से इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसने बोला मैम दीज बैरक्स आर वेरी गुड। तो वो मैंने देखी, हाँ प्रीलिम्स में मैंने वही फॉलो करी। जी। ये सब कुछ नाम है। एक मेरी फ्रेंड है क्षमा, वो स्कूल टाइम की क्षमा पांडे मेरी फ्रेंड है। जी। तो मैं कभी भी डिमोटिवेटेड फील करती थी तो मैं उससे बात कर लेती थी। फ्रेंड्स तो का काफी रोल रहा है बहुत मतलब। बहुत रोल है। हाँ। सो आज थी हमारे साथ में यूपीपीसीएसजे की क्वालिफाइड कैंडिडेट मिस दिशा उमरे मैम। आगे भी हम आपको ऐसी स्ट्रेटेजी वाइज वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।